नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज मैं आप सबको एक बहुत ही दर्दनाक वाकया, एक बहुत ही दर्दनाक वारदात के बारे में बताने वाला हूं। और वारदात की शुरुआत ही कर दूंगा बताने की, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर मैं कुछ बताऊंगा तो वो थोड़ा प्रॉम्प्ट करने वाली बात हो जाती है। कई बार स्टोरी रिवील हो जाती है पहले ही। बहुत सारे हमारे सुधी दर्शकों ने इस बात को पॉइंट आउट किया है। तो ये मामला महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में पालघर ज़िला है। इसी पालघर में शिवसेना के एक नेता रहते थे जिनका नाम था अशोक दोढ़ी। ये अशोक दोढ़ी साहब जो है शिवसेना शिंदे गुट के नेता थे। 20 जनवरी को ये बहुत रहस्यमयी तरीके से मुंबई से पालघर आते हुए बीच रास्ते से गायब हो गए। एक प्रोमिनेंट आदमी, एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर जो अपनी कार से मुंबई गया था, मुंबई से वापस पालघर लौट रहा था, बीच से ऐसे गायब हो गया जैसे एलियन ने लिफ्ट कर लिया हो। किसी को पता ही नहीं चल पाया कि वो गए कहाँ। और वो भी तब जब अशोक दोढ़ी साहब जब घर लौट रहे थे तो रास्ते में उन्होंने अपनी वाइफ को फ़ोन भी किया था और फ़ोन करके बताया था कि बस अब कुछ देर में घर पहुँचूंगा और साथ ही डिनर वगैरह करेंगे। तो घर के लोग इंतज़ार भी कर रहे थे, लेकिन कुछ देर की बात जो है वो काफ़ी देर हो गई। उसके बाद घर वालों ने फ़ोन करना शुरू किया। फ़ोन भी उनका स्विच ऑफ हो चुका था। ये अपने आप में बहुत चिंता की बात थी, क्योंकि आज के ज़माने में आदमी के मोबाइल में तो खैर चलो, गाड़ी में भी मोबाइल चार्जर होता है, और कुछ नहीं तो ड्राइवर के पास होगा, कोई साथ में एक्वेंटेंस कोई गया होगा, कोई दोस्त यार गया होगा, किसी के फ़ोन से घर वालों को कांटेक्ट करते, लेकिन उन्होंने कोई कांटेक्ट नहीं किया। उस रात घर के लोग काफ़ी परेशान रहे और फिर उन्होंने सुबह होते होते, यानी 20 जनवरी की मैं ये बात बता रहा हूँ, 21 जनवरी की सुबह होते होते उन्होंने लोकल पुलिस स्टेशन में अशोक दोढ़ी के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने भी एफआईआर लिखी और पुलिस ये सोच में पड़ गई कि भाई नेताजी गए कहाँ। इतने बड़े आदमी को कोई किडनैप करके ले जाएगा, ये तो तकरीबन नामुमकिन सी बात है। और समाज में अच्छी इज्जत है, लोग जानते हैं, कोई क्यों करेगा किडनैप। तो पुलिस भी काफ़ी पजल्ड थी, परेशान थी, और पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस मामले की तफ्तीश आगे कैसे बढ़ाए, क्योंकि जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्लू है वो है मोबाइल फ़ोन। वो मोबाइल फ़ोन भी स्विच ऑफ हो चुका था। तो खैर, इस मामले की पुलिस जांच कर रही थी और जांच करते करते पुलिस ने ये तय किया कि वो सीसीटीवी फुटेज जो है अब उस रूट का चेक करेगी जिस रूट से वो मुंबई से पालघर की तरफ आ रहे थे। तो सीसीटीवी फुटेज में लाल रंग की उनकी ब्रेजा कार कई जगहों पर कैमरे में नज़र आई और वो कार प्रॉपरली ड्राइव करते हुए घर की तरफ आ रहे थे। ये भी एक एविडेंस जो है वो पुलिस को मिला। लेकिन कुछ एक ऐसे पॉइंट्स आए जिसके बाद वो कार जो है वो बीच रास्ते से गायब हो गई, क्योंकि हाईवे में लगातार सीसीटीवी कैमरा तो लगा नहीं होता, वो रेसिडेंशियल एरिया में ही लगा हुआ होता है। तो बीच हाईवे से कोई एक ऐसी जगह जहाँ से वो कार उनकी बीच हाईवे से नीचे किसी कच्चे रास्ते पे गई और फिर वो कार गायब हो गई, ये पुलिस वालों के लिए ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। इस बीच पुलिस ने हाईवे से कच्ची सड़क जितनी भी जाती है, जिस सस्पेक्टेड स्ट्रेच में, जिस मार्क किए गए एक पर्टिकुलर एरिया में वो जो उनकी गाड़ी आने के बाद बीच से गायब हो गई, उन जगहों को कनेक्ट करने वाले जितनी भी कच्चे रास्ते हैं, पुलिस ने अब उन कच्चे रास्तों की स्कैनिंग करने की शुरुआत की। और इस कोशिश में पुलिस को इस मामले में पहली लीड मिली। पुलिस को अशोक दोढ़ी साहब का जो चश्मा है टूटा हुआ वो मिला और गाड़ी के कांच के कुछ टुकड़े मिले, जिन्हें देखकर ये लग रहा था कि शायद उनके साथ कोई अनहोनी हुई है। हालांकि गाड़ी का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। कच्ची सड़क पर कुछ दूर तक गाड़ी के टायरों के निशान भी थे, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि अशोक दोढ़ी इस कच्चे रास्ते की तरफ आगे गए हैं। लेकिन वो खुद अपनी मर्जी से गए हैं, कोई उनको ज़बरदस्ती लेकर गया है, क्या वो कोई एक्सीडेंट का शिकार हुए, ये सारे सवाल जस के तस थे। और जिस तरह से एक चश्मा टूटा हुआ कच्ची सड़क पर पड़ा हुआ था, वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि सब कुछ नॉर्मल तो नहीं है, कोई अनहोनी ज़रूर हुई है। लेकिन पुलिस उस चीज़ को कंफर्म नहीं कर पा रही थी। अब पुलिस ने अपने तौर पर यह पता लगाने की शुरुआत की कि अशोक दोढ़ी साहब की किससे दोस्ती थी, किससे दुश्मनी थी, कौन से लोग उनसे चिढ़ते थे। इन सारी चीज़ों में पुलिस को थोड़ा वक्त भी लगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, खुद ये शिवसेना के नेता थे, तो इनसे दुश्मनी रखने वाला या चिढ़ने वाला आदमी भी कोई हल्का आदमी तो होगा नहीं। वो भी कोई पावरफुल आदमी ही होगा जो इस लेवल के आदमी से दुश्मनी करेगा। तो पुलिस अभी
इन लोगों के बारे में भी जानकारी जुटा रही थी। मीनवाइल पुलिस ने जहां पर इनका मोबाइल फ़ोन लास्ट टाइम स्विच ऑफ हुआ, उस जगह के आसपास के मोबाइल फ़ोन का कॉल का जो डंप डाटा होता है, पुलिस ने वो भी इकट्ठा करना शुरू किया। और उस डंप डाटा में पुलिस को हंड्रेड्स ऑफ नंबर्स मिले जो आसपास के कुछ टावर्स से कनेक्टेड थे। उन नंबरों की पुलिस ने स्कैनिंग करने की शुरुआत की कि ये नंबर किनके हो सकते हैं, क्या इसमें कोई आपराधिक पृष्ठभूमि का आदमी है, नहीं है। तो इस तरह की कोशिश में पुलिस को कुछ संदिग्ध नंबरों के बारे में पता चला, और ये वो संदिग्ध नंबर थे जो लगातार एक दूसरे के टच में थे और पहले भी इन नंबरों पर एक दूसरे से कई बार बातचीत हुई थी, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि शायद ये जो सस्पेक्टेड नंबर्स हैं जो आपस में लगातार बात कर रहे हैं और उस जगह पर भी एक्टिव हैं जिस जगह पर अशोक डोडी का मोबाइल फ़ोन जो है स्विच ऑफ हो गया, तो हो सकता है कि इन लोगों का अशोक डोडी की गुमशुदगी से कोई ना कोई वास्ता, कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर हो। तो ये कोशिश लगातार चलती रही। तकरीबन 300 सीसीटीवी फुटेज इससे पहले पुलिस ने स्कैन किए थे, खंगाले थे, उसमें से पुलिस को कुछ लीड भी मिली थी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि थोड़ी दूर जाने के बाद वो लीड जो है बिल्कुल डिसअपियर हो गई, क्योंकि सीसीटीवी की रेंज से ही अशोक डोडी बाहर निकल गए। उसके बाद कहाँ गए, कैसे गए, ये पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन ये जो मोबाइल फ़ोन थे जो शक के दायरे में आ चुके थे, अब पुलिस ने स्कैन करते हुए उनमें से कुछ नंबरों के बारे में जानकारी जुटाई और पहले पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया और फिर उनसे पूछताछ की। इन 2 लोगों का पहले आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। इनसे जब पूछताछ की तो इन्होंने पहले इधर उधर की कहानियां सुनाई, लेकिन जब पुलिस ने सबूतों से सामना कराया और बताया कि किस तरह से तुम्हारा जो पूरा आपस का नेटवर्क है, जो तुम लोग आपस में बात कर रहे थे, वो सारी चीज़ों का एविडेंस हमारे पास CDR के तौर पर है, डंप डेटा के तौर पर है, और इसके अलावा तुम्हारा उस जगह पर प्रेजेंस है जिस जगह पर अशोक डोडी का मोबाइल फ़ोन लास्ट टाइम ऑन था, उसके बाद ऑफ हो गया। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं अब बचना तो मुश्किल है। तो जब ये लोग फंसते हुए नज़र आए तो इन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया और फिर इनकी निशानदेही पर पुलिस ने एक एक करके 2 और लोगों को गिरफ्तार किया और तकरीबन 8 से 9 दिन बाद पुलिस ने इस मामले में कुल 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जो अशोक डोडी की गुमशुदगी में शामिल थे। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर उनके साथ हुआ क्या, इन 4 लोगों ने नेताजी के साथ ऐसा क्या किया। तो वो कहानी अपने आप में बहुत रोंगटे खड़े करने वाली कहानी है। इन लोगों ने जो किया वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये जानिए कि इन लोगों ने ये मान लिया, बता दिया पुलिस को कि उन्होंने अशोक की हत्या कर दी है, नेताजी की हत्या कर दी है, और हत्या करने के बाद जो उनकी डेड बॉडी है उसे महाराष्ट्र नहीं बल्कि गुजरात के वलसाड ज़िले में इन लोगों ने डिस्पोज ऑफ किया है। पुलिस की एक टीम इन अभियुक्तों को लेकर, इन आरोपियों को लेकर वलसाड ज़िले में पहुंची। वहाँ एक जगह है बिलाड नाम से, उस बिलाड नाम की जगह पर जो स्टोन माइंस होते हैं और यूज़ होने के बाद उन स्टोन माइंस को जो यूं ही छोड़ दिया जाता है, अनअटेंडेड स्टोन माइंस यानी पत्थरों की खान, वहाँ पर काफ़ी पानी जमा हो जाता है। अक्सर आपने देखा होगा, अगर आप लोगों ने ऐसा कोई साइट देखी हो तो खनन के बाद चूँकि बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है, वहाँ से पत्थर के जो स्लैब्स हैं वो निकाल लिए जाते हैं, तो वहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है। तो ऐसे ही एक स्टोन क्वेरी के तालाब में तकरीबन 45 फीट गहरे पानी के अंदर अशोक डोडी साहब को मारकर डाल दिया गया था और डाला भी उनके लाल रंग की ब्रेजा के साथ गया था। यानी पानी में उनकी ब्रेजा कार भी थी, SUV, और साथ ही उनकी बॉडी भी थी। आरोपी ये बता रहे थे, कंफर्म कर रहे थे। पुलिस की टीम वहाँ पहुंची गुजरात, उन्होंने वहाँ सर्च ऑपरेशन चलाया। तकरीबन 2.5 घंटे तक उस गहरे पानी में गोताखोरों की मदद से उस लाश को और बॉडी को और गाड़ी को लोकेट करने की कोशिश की गई और एक बड़ी लंबी सी हाइड्रोलिक क्रेन मंगवाई गई और फिर उससे धीरे धीरे उस लाल रंग की ब्रेजा कार को बाहर निकाला गया। और उसके बाद का मंजर और भयानक था। ब्रेजा कार की डिग्गी में अशोक डोडी साहब की बॉडी पड़ी हुई थी और उस बॉडी में उनके सारे हाथ पांव बंधे हुए थे और लाश को बांधकर इस तरह से डिग्गी में ठूंस दिया गया था कि कभी वो बाहर ही ना आ सके। बॉडी तो खैर कभी बाहर नहीं आती क्योंकि वो डिग्गी के अंदर ही रह जाती वो लाश, और कार अपने आप में ऊपर आ जाए इस बात की संभावना नहीं के बराबर है क्योंकि काफ़ी वज़न होता है गाड़ी में। और
लाश अगर यूं ही छोड़ दिया जाता तो वो पानी में फ्लोट कर जाती, ऊपर आ जाती, लेकिन डिग्गी के अंदर जब हाथ पांव बांध कर डाल दिया जाए तो फिर वो लाश बाहर भी नहीं आ सकती। तो एक तरह से देखा जाए तो आरोपियों ने तमाम जतन कर लिए थे कि वो अशोक डोडी की लाश को कभी ढूंढ ही ना पाए, कोई भी पुलिस वाला या कोई भी इन्वेस्टिगेटर कभी ढूंढ ना पाए। लेकिन जब ये पकड़े गए और दूसरे सबूतों के जरिए इनका पुलिस से आमना सामना हुआ तो इनको अपना जुर्म कबूल करना पड़ा और इनकी निशानदेही पर ही वो लाश पालघर से दूर गुजरात के वलसाड जिले से पुलिस ने बरामद की। इसी के साथ ये कंफर्म हो गया कि उनकी हत्या हुई थी। अब हत्या हुई कैसे? तो ये लोग अशोक डोडी को काफ़ी समय से अपने रडार पर रखे हुए थे, टारगेट करना चाहते थे। उस दिन जब रात को वो लौट रहे थे तो इन्होंने ट्रैप लगाया हुआ था कि अशोक डोडी को पहले ही वो अपने कब्जे में लेंगे और एक पर्टिकुलर लोकेशन में आकर इन्होंने किसी तरह से उनकी गाड़ी रुकवाई और गाड़ी रुकवाने के बाद उन्हें अगवा किया। अब तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक कोई और इनका साथी जो है इनके साथ नहीं था, अकेले ही थे ये अशोक डोडी। इसी वजह से अगवा करने के बाद पुलिस को उनके बारे में और जानकारी ढूंढने में, पता करने में दिक्कत हो रही थी। तो इनको अगवा करने के बाद फिर एक सुनसान जगह पर ये लेकर गए जहाँ पर सीसीटीवी की रेंज न हो और उसके बाद उन्होंने सिर पे लोहे की रॉड मारकर अशोक डोडी की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद इन्होंने शव को छिपाने के लिए उसके हाथ पांव बांधे और उन्हीं की कार की डिग्गी में उसे डाला और फिर एक दूसरी गाड़ी में भी जो बाकी बदमाश थे वो सवार हुए और एक इनकी अपनी गाड़ी जिसमें डेड बॉडी थी, इन दोनों को ड्राइव करके ये लोग गुजरात गए। गुजरात के वलसाड में इन्होंने वो खान के तालाब में, क्वेरी के तालाब में उन्होंने उस डेड बॉडी वाली कार को पानी में डाल दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया और फिर वहां से फरार हो गए। कॉन्स्पिरेसी के बारे में जब पुलिस ने पता किया तो पता चला कि इसके पीछे कोई बाहर का आदमी नहीं बल्कि खुद उनके परिवार के लोग थे और अशोक डोडी का छोटा भाई इस मामले में मेन एक्यूज्ड है, जिससे पुलिस अब भी तलाश रही है। कुछ एक और लोगों की भी पुलिस को तलाश अभी तक है। अब जो भाई है उसके बारे में बताया जाता है कि छोटा भाई तमाम तरह के काले धंधों में शामिल है। वो अपने इलाके में जुए का अड्डा चलाता है, अवैध शराब का कारोबार करता है और अशोक डोडी चूँकि एक लॉ अबाइडिंग सिटीज़न थे, वो लगातार इन चीज़ों के खिलाफ अपने भाई को समझाते भी थे और उन्होंने कई बार शासन प्रशासन से अपने ही भाई की शिकायत भी की थी और दशकों पुरानी दुश्मनी उनकी अपने भाई से चली आ रही थी। लेकिन ये दुश्मनी कभी ऐसा रूप लेगी कि एक भाई दूसरे भाई का ही कत्ल करवा देगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। यही वजह है कि जब अशोक डोडी गायब हुए उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई, लेकिन शुरू में किसी ने भी ये गुमान नहीं किया था, सोचा नहीं था कि इसके पीछे खुद उनका सगा भाई निकलेगा। लेकिन अब पूरी कॉन्स्पिरेसी रिवील हो चुकी है। सगे भाई को जो मुख्य आरोपी है उसे गिरफ्तार किया जाना बाकी है, लेकिन इस मामले में 4 से 5 आरोपियों को पुलिस अब तक पकड़ चुकी है और डेड बॉडी भी रिकवर कर चुकी है। और डेड बॉडी जिस हालत में रिकवर की है वो इस कॉन्स्पिरेसी की गहराई और उसमें जो शातिरपन है उसको उजागर करता है। तो ये थी पूरी कहानी जिसमें एक नेता जो कि समाज सेवा में शामिल थे और लोगों का भलाई करते थे, उनकी हत्या खुद उनके घर के लोगों ने कर दी। तो इस पूरी कहानी पर, इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या सोचते हैं? पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पर आपका नज़रिया क्या है? प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस पेशकश को ख़त्म करने से पहले आइए कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं जो आप लोगों ने मेरी प्रीवियस स्टोरी पर किए हैं। वो स्टोरी जो है वो भी मुंबई के पास की ही थी और जिसमें एक नौजवान आदमी की हत्या करके उसकी लाश को एक सूटकेस में भरकर कुछ लोगों ने एक मंदिर के बाहर छोड़ दिया था। तो आइए पढ़ते हैं कुछ कमेंट्स। गियर शिफ्टर ने कमेंट किया, उन्होंने कहा है कि मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि कोई इन्होंने तो खैर इन्होंने जो कमेंट लिखा है वो मुझे लगता है कि थोड़ा ह्यूमरस ज़्यादा है। उन्होंने कहा है कि कोई सुंदर लड़की के पीछे कोई खूनी मकसद हो सकता है। अच्छा ठीक है, इन्होंने मतलब ह्यूमर के लिए नहीं लिखा है, इन्होंने सीधे सीधे लिखा है कि किसी भी खूबसूरत लड़की पर आंख मूंद कर यकीन करना ठीक नहीं है। कोई डेडली रीज़न इसके पीछे हो सकता है। कोई सुंदर लड़की अगर आपको ल्यूर कर रही है, अपने मुंह पाश में फांसने की कोशिश कर रही है तो थोड़ा बच के। तेंजिन हमारी पुरानी लिसनर हैं, उन्होंने थैंक यू सुप्रतिम सरन टीम, उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से स्टोरी बताई जाती है वो उससे वो काफ़ी मुतमईन है और उनको काफ़ी अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच तेंजिन। दिनेश सहगल ने भी कमेंट किया है और इन्होंने ये कहा है कि जिस तरह के नेगेटिव कमेंट्स को भी मैं इस फोरम में आप लोगों के सामने डील करता हूँ उसकी वजह से उन्होंने मेरे पेशेंस की तारीफ़ की है और कहा है कि सैल्यूट है आपको। थैंक यू वेरी मच।
जीवन कंवर ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। और इसके अलावा बीजूज मैजिक के नाम से एक आईडी है और इन्होंने अपना नाम लिखा है, ये बैजंती मापसेकर हैं बदलापुर महाराष्ट्र से, बहुत स्वागत आपका। लव योर वॉइस, ये पंजाब पटियाला से हैं और इनकी आईडी है अम्मू जान अम्मू के नाम से। चलिए बहुत स्वागत आपका। मौलाना निसार अहमद नागपुरी साहब हमारे रेगुलर लिसनर हैं, ठाकुर साहब के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी कमेंट किया, इनका नाम है अनीश मिनसा, नहीं मिनहेश, आई एम सॉरी, ये मनाली से हैं, ये शेफ़ हैं और इनका नाम है अनीश मिनहेश। तो अनीश साहब आप क्या बनाते हैं सबसे बेहतरीन, मतलब आपकी स्पेशलिटी क्या है, प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि शेफ़ का जो करियर होता है वो तो काफ़ी कई लोगों को लगता है ना कि क्राइम रिपोर्टर्स का जो प्रोफेशन है बड़ा ज़बरदस्त है, मुझे लगता है शेफ़ का प्रोफेशन भी ज़बरदस्त है। अभिनव आनंद साहब ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। मधुर मिश्रा जी, सुजाता ये टोरंटो से हमें रेगुलर देखती हैं, बहुत स्वागत आपका। दीपमाला, इन्होंने कहा है कि वो बिग फ़ैन हैं, थैंक यू वेरी मच। उद्रेश बिंद ने भी कमेंट किया है, थाईलैंड से हमारे दर्शक हैं। अरविंदर सचदेव, उन्होंने भी कमेंट किया है। इसरार शेख साहब हैं और ये बता रहे हैं कि हर स्टोरी सुनते हैं और सुनना उनको बहुत अच्छा लगता है। राघवेंद्र तिवारी का कमेंट है। परूप शिष्टा जी हैं। अफक हैदर हैं। कविता रॉय, उन्होंने आवाज़ की तारीफ़ की है और कहा है कि नरेशन उनको अच्छा लगता है, रेगुलर वो स्टोरी सुनती हैं, थैंक यू वेरी मच। लीला बाहेती ने भी कमेंट किया है, ये बता रही हैं अपने बारे में कि वो हैदराबाद की हैं और रेगुलर लिसनर हैं, थैंक यू वेरी मच। होमी राय का कमेंट है। जगदीप कौर, जैकिंटा फ्रांसिस, कुछ इस तरह से नाम है, पता नहीं मैंने सही तरीके से इसको प्रोनाउंस किया या नहीं, जेसिंटा होगा, आई एम सॉरी, जेसिंटा फ्रांसिस, इन्होंने भी लिखा है वेरी नाइस स्टोरी, शॉर्ट एंड स्वीट। प्रदीप भांबू जी ने भी कमेंट किया है, बहुत स्वागत आपका। जफर समथिंग है आईडी, और पिंकी चारन हैं और स्वाति पंडित भी हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत धन्यवाद। इन्होंने लिखा है कि सर मुझे शम सर और आपसे एक बार मिलना है, मैं आप दोनों का बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, थैंक यू वेरी मच स्वाति पंडित जी। मैंने ऐसे तो सारे दर्शकों के लिए कह रखा है कि हमारा स्टूडियो जो है ये नोएडा में है, फिल्म सिटी में, तो अगर आप लोग कभी नोएडा की तरफ आते हैं, फिल्म सिटी की तरफ आते हैं, तो पहले एक ईमेल कीजिए और ईमेल पे अगर हम कंफर्म करते हैं तो फिर हम आपको यहाँ रिसीव भी करेंगे। और कंफर्म करते हैं, ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि कई बार बाहर भी होते हैं, कई बार वर्कलोड ऐसा होता है, काम ऐसा होता है कि आप तो हैं लेकिन हम अवेलेबल नहीं हैं, तो कंफर्म अगर करें तो फिर ज़रूर आइए। उसकी वजह ये है कि अगर आप बिना कंफर्मेशन के आएंगे तो दफ्तर में सिक्योरिटी बहुत टाइट है, किसी को ऐसे एंट्री नहीं मिलती जब तक उसके लिए हम रिक्वेस्ट रेज़ ना करें और पर्पस ना बताएं। दफ्तर में भी एक पर्टिकुलर एरिया तक ही आप आ सकते हैं, तो इस तरह के कुछ डूज़ एंड डोंट्स हैं, इसलिए कंफर्मेशन पर मेरा ज़्यादा जोर है। इसको अदरवाइज़ मत लीजिएगा, कई बार लोगों को सुनने में ये लग सकता है कि अच्छा इतने बड़े आदमी हैं कि पहले कंफर्मेशन लेना पड़ेगा फिर मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है, बड़े आदमी बिल्कुल नहीं है। एक बार जब बातचीत हो जाएगी और कंफर्मेशन हो जाएगा फिर तो दफ्तर के बाहर भी चलेंगे, इकट्ठे चाय पियेंगे और कुछ बातें भी करेंगे। तो खैर ये आप सारे लोगों के लिए है, मतलब आप आना चाहें तो ये मेरी खुशकिस्मती है। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ़ यू। आज के लिए इतना ही, मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।